हमारे घर में एक मोटरसाइकिल है जिसका नाम सुजुकी फिएरो है। ये घर में तब आई थी जब देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 30 से 32 रुपए के आसपास हुआ करती थी। इस मोटरसाइकिल को मेरे पिताजी ने उस वक्त ये सोच के लिया था कि ये 1 लीटर पेट्रोल में 55 किलोमीटर चला करेगी, क्योंकि इसका एवरेज 55 था। ये मोटरसाइकिल तो आज भी हमारे घर में है, लेकिन अब इसको चलाना इतना सस्ता नहीं रह गया है, क्योंकि अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 पार पहुंच गई है। चूंकि मैं राजस्थान से हूं तो वहां पर तो ये आंकड़ा अक्सर 110 भी छूता रहता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रूड ऑयल की प्राइस पर निर्भर करती है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल 2013 की अगर बात करें तो उस वक्त भारत में एक बैरल $110 का खरीदा जाता था, और उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी करीब 63 से 65 रुपए के आसपास प्रति लीटर की। ये मैं बात कर रहा हूँ। और आज यानी 16 जुलाई 2021 को क्रूड ऑयल की कीमत $73 प्रति बैरल है, और पेट्रोल की कीमत कहीं 100 है तो कहीं 110 छूने जा रही है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। आज $1 की कीमत 74 रुपए के आसपास है। तो इसे रुपए में देखें तो एक बैरल हमको पड़ा 5,436 के आसपास, यानी 5,436 रुपए के आसपास में 159 लीटर तेल मिला। तो 1 लीटर कच्चा तेल हुआ 34 रुपए के करीब। अब इसको सरकार रिफाइंड करके और टैक्स लगा के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दामों पर बेच रही है। आज के तेल के दामों की बात करें तो ये बढ़ तो रहे हैं, लेकिन 2013 में कच्चे तेल के दाम इससे भी ज्यादा थे, लेकिन इस पे सरकार अपनी कमाई कम कर रही थी। आज सरकार इस पे 100% से भी ज्यादा टैक्स लगा के पैसा बना रही है। अब एक बात बताइए, जो लोग 10 से 15 हजार कमाते हैं तो वो कहाँ से इतना महंगा पेट्रोल भरवा पाएंगे? तो आखिर क्या वजह है कि सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इतनी ज्यादा कमाई कर रही है? क्या आखिर वो आपसे वैक्सीन का पैसा पेट्रोल के माध्यम से वसूलना चाहती है? इस पर हमने बात करी प्रोफेसर अरुण कुमार से। तो पेट्रोल और डीजल जो होते हैं, इनके दाम में एक तो कंपोनेंट होता है कि इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल है और जो प्रोसेसिंग है, केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, उनका मिला के कितना आता है। तो अभी करीब सुनने में आता है कि 38 रुपए के आसपास पड़ता है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो 100 रुपए, 105 रुपए इस तरह से पे कर रहा है। तो बाकी जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है? थोड़ा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, थोड़ा डीलर की मार्जिन होती है, फिर टैक्स होता है। तो सेंटर टैक्स लगाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाता है, सेस लगाता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स है वो वैट लगाते हैं। हाँ? तो इसलिए जो ये 38 रुपए के ऊपर का जो है, मतलब कि अगर 105 की हम बात करें और 38 रुपए बेसिक कॉस्ट है, तो ये जो करीब 70 रुपए के करीब का है, वो ज्यादातर जो टैक्स है। तो सेंटर का टैक्स है और स्टेट्स का टैक्स है। तो हुआ ये था कि क्योंकि पैंडेमिक का मतलब है कि ये बड़ा कंटेजियस है, तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया था पिछले साल मार्च में। तो लॉकडाउन का मतलब है कि लोग तो घर से निकल नहीं सकते, तो ना फैक्ट्री जा सकते हैं ना दफ्तर जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उत्पादन पे असर पड़ेगा। जब उत्पादन कम होगा तो टैक्स कलेक्शन कम होगा। तो इसलिए हमने देखा पिछले साल जैसे जीएसटी जबरदस्त गिरावट आई, और फिर उसी तरह जो क्योंकि बिजनेस कम है तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स में भी गिरावट आनी लाजमी थी। तो सरकार को ये डर लगा कि जब टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो जाएगा, तो उनको लगा कि ये पेट्रोलियम गुड्स एक हैं जो कि मतलब कुछ ना कुछ तो लोग ट्रैवल करेंगे ही, कुछ ना कुछ लोग इधर उधर जाएंगे ही, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया इस पे। तो जब उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो फिर जो अपने आप जो वैट जो है स्टेट्स का वो भी बढ़ गया। तो स्टेट्स को भी जो पैसे की तंगी थी, सेंटर को भी पैसे की तंगी थी, तो इसलिए इन्होंने टैक्स बढ़ाया। तो इसको हम कैश काउ बोलते हैं। और इसीलिए ये जो पेट्रोलियम गुड्स हैं इसको जीएसटी के अंदर लाया नहीं गया था, क्योंकि यही सोचा गया था कि अगर कल किसी वजह से मतलब हमारा टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है तो हम पेट्रोलियम गुड्स से जो है टैक्स उठा लेंगे। और यही वजह थी कि जो है ये रखा गया। अब हुआ क्या कि जब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हुई पिछले साल, जब मार्च अप्रैल में जगह जगह लॉकडाउन हो गया, अमेरिका की इकोनॉमी गिर गई, यूरोप की इकोनॉमी गिर गई, तो एकदम पेट्रोलियम गुड्स के प्राइसेस मतलब जबरदस्त गिरावट आई उसमें। तो उस समय जब गिरावट आई तो उसको जो यहाँ पे भी ये दाम कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये 2014 से बात चल रही है कि अब हमें मार्केट बेस्ड जो प्राइसेस करने हैं, न कि जो एडमिनिस्ट्रेट प्राइस है कि सरकार नियंत्रित करेगी। तो उसका मतलब ये था कि अगर मार्केट में जब प्राइस गिर जाएगा तो फिर जो कंज्यूमर का दाम है वो भी गिर जाएगा। पर सरकार ने वो नहीं होने दिया। उन्होंने कहा
कि अच्छा जो मतलब दाम गिरना था उतना हम टैक्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो टैक्स बढ़ गया, तो टैक्स बराबर बढ़ता चला गया पिछले साल। तो ये है कि इस समय करीब 1/3 तो दाम है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और 1/3 है जो सेंटर ले लेता है, और 1/3 के करीब है जो स्टेट्स ले लेते हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि ये जो पेट्रोलियम गुड्स हैं उनके दाम जो हैं वो इस समय हमारी टैक्सेशन की वजह से इतने बढ़े हुए हैं। अगर सरकार चाहे, उसकी प्रायोरिटी है, तो इसको दाम को कम भी कर सकती है। और प्रायोरिटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये जो पेट्रोलियम गुड्स हैं ये एक बेसिक इनपुट है, एनर्जी है। इसका इस्तेमाल होता है कृषि में, होता है डीजल का इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर में होता है, फिर जो उर्वरक होते हैं उसमें जब क्रूड ऑयल वगैरह का इस्तेमाल होता है, फिर आप देखें तो जो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ जो गेहूं है या चावल है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, पर जिस दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो उनके दाम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ता है। और खेती में जैसे कि डीजल का पंप है या जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल है, तो वहां पे अगर जो डीजल का जो दाम बढ़ गया तो फिर गेहूं का और चावल का दाम भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये इन्फ्लेशनरी माना जाता है कि अगर आप पेट्रोलियम गुड्स के दामों को बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा। अच्छा, अब इन्फ्लेशन क्यों हमारे यहाँ मायने रखता है हमारे देश में? क्योंकि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें 94% लोग काम करते हैं। तो ये जो असंगठित क्षेत्र है, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि वो जो उनकी तनख्वाह, अगर जो रियल वेज उनकी गिर जाए, यानी कि दाम अगर तेज बढ़ जाए, तो उनको कोई डीए नहीं मिलता। जैसे कि सरकारी अफसर हैं या सरकारी जो काम करते हैं तो उनको डीए मिल जाता है। जो संगठित क्षेत्र में है उनको भी एक जो वेजेस का इंक्रीज हो जाता है कि जो डीए की तरह से, कि जब दाम कम होते हैं। पर जो असंगठित क्षेत्र है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्योंकि पिछले साल बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी तो वेजेस कम ही हो गए हैं, लोगों की मतलब आमदनी कम हो गई। तो ये जो होता है जो बेसिक गुड, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। और दूसरा ये क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसकी वजह से ये रिग्रेसिव होता है, यानी इसका जो भार है वो जो कम कमाता है उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है, और जो ज्यादा कमाता है उसके ऊपर ये भार कम पड़ता है। क्योंकि अगर कोई देखिए बहुत अमीर आदमी है तो वो अपने जो टोटल जो आमदनी है उसका 10% 15% का कंज्यूम कर लेगा। तो अगर उसमें 10% 15% में अगर 1% का जो है टैक्स का कंपोनेंट आया, तो वहां पे जो मतलब जो टैक्स है वो बहुत छोटा कंपोनेंट आया जो डीजल या पेट्रोल का है। पर जो गरीब आदमी है वो तो पूरा 100 का 100 कंज्यूम कर लेता है, और उसको अगर जो हर चीज में जो टैक्स बढ़ जाएगा तो उसको 5-6 रुपए टैक्स जो है एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब एक गरीब आदमी 5-6% दे रहा है और अमीर आदमी 1% दे रहा है, तो इसलिए इसको रिग्रेसिव बोलते हैं कि ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। तो जो ये पेट्रोलियम गुड्स हैं या बाकी और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनको बढ़ाने से दाम बढ़ जाते हैं। तो जब दाम बढ़ जाते हैं तो गरीब आदमी की जो हालत है वो और खस्ता हो जाती है, उसकी तनख्वाह वैसे कट गई, उसका जो एम्प्लॉयमेंट वैसे कट गया। तो इसका असर ये होगा कि हमारी जो रिकवरी है अर्थव्यवस्था में वो कमजोर पड़ जाएगी। क्यों कमजोर पड़ेगी? क्योंकि जो डिमांड है, जो तो अगर पेट्रोलियम गुड्स वगैरह पे ज्यादा खर्चा है, और हमने देखा पैंडेमिक में जो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत खर्चा बढ़ गया और शिक्षा में परेशानी आ गई, वहां पे भी खर्चा बढ़ गया, लोगों को लैपटॉप, कंप्यूटर और जो तरह तरह के डिवाइसेस वगैरह लेने पड़े जिससे बच्चे पढ़ सकें। तो ये जो खर्चे हैं ये बहुत बढ़ गए। तो इसके चलते हुए बाकी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम रहेगी तो फिर जो रेट ऑफ ग्रोथ अर्थव्यवस्था का है वो जो इतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए जब अनलॉक होगा। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हमें अनलॉक करके अर्थव्यवस्था को तेजी पे लाना है, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स खासकर जो पेट्रोलियम गुड्स है उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से डिमांड कम रहेगी, इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कि हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से हमें करना चाहिए। क्या हमारी प्रायोरिटी है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा के करें या डायरेक्ट टैक्स बढ़ा के करें? क्या हम पेट्रोलियम गुड्स वगैरह पे बढ़ा के करें या लग्जरी गुड्स पे बढ़ा के करें? तो ये सरकार की जो प्रायोरिटी है वो कहीं सही नहीं है, कि वो एक मतलब ये जो तुरंत का जो वास्ता है कि अभी हम पेट्रोलियम गुड्स पे जो टैक्स बढ़ा के और अपना जो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे और उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना नहीं बढ़ेगा, और उसका लॉन्ग टर्म असर होगा। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि सरकार की नीतियां किस प्रकार से हमारा जो ग्रोथ है उस पर असर करेंगी, और गरीब आदमी पे तो असर कर ही रही हैं। और आरबीआई का जो टारगेट है, आरबीआई का टारगेट कि हम इन्फ्लेशन को 4% पे रखेंगे ±2%। हाँ,
तो वो भी फुलफिल नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ते रहेंगे, पेट्रोलियम गुड्स पे प्राइस बढ़ते रहेंगे, तो इन्फ्लेशन अपने आप तेज होगा। और इसीलिए हमने देखा कि हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले महीने 12.9% पे था, जो पिछले साल का एक 10 साल का बहुत हाई लेवल पे है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था। और जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो भी 6% की रफ्तार से ज्यादा हो गया। और चूंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, तो अब रिटेल प्राइस इंडेक्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ये प्राइसेस जब फीड इन करेंगे तो उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए कुल मिला के स्थिति काफी गंभीर है कि सरकार को ये इसमें पेट्रोलियम गुड्स के प्राइसेस पे जो है उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन ना क्रिएट करे, और इस तरह का जो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया गया है उसको ना बढ़ा के कहीं और से टैक्स रेज किया जाए, कहीं और से रिसोर्सेज रेज किए जाएं। और उसमें जो परेशानी अभी एक और आने वाली है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो अभी रिकवर नहीं की है, पर दुनिया में और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो रिकवरी के पाथ पे आ गई हैं। चाइना में तो 3 महीने बाद ही रिकवरी हो गई थी, अमेरिका में रिकवरी काफी तेजी से हो रही है। तो इसके चलते हुए जो बेसिक चीजें हैं उनके दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, वो चाहे पेट्रोलियम गुड्स के दाम हो, वो चाहे मेटल्स के दाम हो, तो उससे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो फरवरी मार्च से ही तेज होता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उनका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। फिर क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतना अच्छा नहीं कर रही है, तो हमारा रुपया है वो कमजोर होगा। जब रुपया कमजोर होगा तो जो भी हमारे इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके दाम और बढ़ जाएंगे, उससे इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा। तो ये सारा चीज देखते हुए मुझे लगता है कि आरबीआई की जो नीति है कि हम इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको हम 4% ±2% पे कंट्रोल कर लेंगे, वो नीति मुझे लगता है फिर कामयाब नहीं होगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका असर पड़ेगा। इसमें एक और फैक्टर जो सामने आ रहा है कि एक तरफ जो वेजेस हैं वो गिर गए हैं, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो जो इसलिए वो कम तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्यों दाम बढ़ रहे हैं? जब डिमांड कम है तो उसमें दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है, कि मतलब वो उसकी जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ा रहा है। तो वेजेस के कटने से या वेजेस के कम होने से तो दाम गिरने चाहिए थे, लेकिन वो उसका फायदा उठा के उस दाम वहीं रख रहा है और बढ़ा दे रहा है। तो ये जो है इससे एक और इन्फ्लेशन हो रहा है। इसलिए इस समय सिर्फ इन्फ्लेशन फूड प्राइसेस में या एनर्जी में नहीं है, बाकी और भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह में भी इन्फ्लेशन तेज हुआ है। तो कुल मिला के ये जो स्थिति है जो पैंडेमिक के चलते हुए और लॉकडाउन के चलते हुए है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो तेज हो गया है। और फाइनल एक बात मैं कहूंगा कि जो इन्फ्लेशन हमारा अप्रैल और मई में था वो हम कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले साल कितना था, पर पिछले साल अप्रैल मई में तो डेटा कलेक्ट ही नहीं हो पाया था, उस समय इन्फ्लेशन के आंकड़े आए ही नहीं थे। तो ये जो हम अप्रैल और मई का अभी डेटा दे रहे हैं ये मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहां तो डेटा बहुत कम था या नहीं था। तो इसलिए ये जो डेटा है ये इनकम्प्लीट डेटा है, और इसमें हमारा जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर इससे बढ़ा है उसका भी पूरा जो है ब्यौरा इसमें नहीं आया है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, न कि जो है ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन और भी ज्यादा तेज है और गरीब आदमी के ऊपर मार इसकी और ज्यादा पड़ रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।